Hello, this is Sushant Batla. आई एम ए सी एफ ए चार्टर होल्डर और आज मैं कवर करने वाला हूँ रीडिंग 68 फॉर सी एफ ए लेवल 1. सो रीडिंग 68 फॉर सी एफ ए लेवल 1 और इस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स, बेनिफिट, रिस्क एंड इशूअर्स एंड इन्वेस्टर यूजेस. तो ये चैप्टर का नेम है और ये मैं आज कवर करने वाला हूँ आज. ओके, सो पहले मैं आपको एक इसमें आइडिया देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या. इस चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि फ़ायदा क्या होता है डेरिवेटिव्स का, क्या उसका एडवांटेज है यहाँ पे. ओके, सो चैप्टर काफ़ी हद तक थियोरेटिकली है, ठीक है, और चैप्टर काफ़ी स्मॉल भी है देखा जाए तो. ओके, सो इसमें कुछ नंबर्स वगैरह नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है यहाँ पे. सो इसमें बात करने वाले हम एडवांटेज, ओके, और उसका रिस्क, कि उसमें रिस्क क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो उसके यूज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट जो आपका हेडिंग है, ओके, इट टॉक्स अबाउट एडवांटेज. ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपको उसका एडवांटेज करवाऊँ तो जो उसका फर्स्ट एडवांटेज है यहाँ पे, आप अपना एक्सपोजर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल सपोज कि मुझे अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, ओके, तो मैंने उसमें सो आई एंटर इनटू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने उसका वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, मतलब कि मैं कहीं ना कहीं लॉन्ग हूँ. एट द सेम टाइम अगर मुझे अपना एक्सपोजर कम करना है तो मैं उस केस में शॉर्ट जाऊंगा फ्यूचर. ओके, तो इस तरीके से हम अपना एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं यहाँ पे. या फिर मेरे पास एक और तरीका है यहाँ पे, सपोज़ कि मैंने इसके अंदर उसका कॉल ऑप्शन ले लिया. सो टू इंक्रीज माय एक्सपोजर मैंने उसके लिए कॉल ऑप्शन ले लिया, तो मैं कॉल ऑप्शन पे लॉन्ग हूँ. और टू डिक्रीज माय एक्सपोजर मैंने लॉन्ग ले लिया पुट ऑप्शन, क्योंकि इस केस में प्राइस के बढ़ने पे हमें फ़ायदा होगा. सेम इन केस ऑफ फ्यूचर, और व्हेन आई एम शॉर्ट फ्यूचर प्राइस के गिरने पे मुझे फ़ायदा होगा. एंड सेम दैट गोज़ विद द लॉन्ग पुट ऑप्शन. तो इस केस में मैं अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ ईजीली, काफ़ी सस्ते में, क्योंकि जब मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ तो मैं पैसा बहुत कम पे करता हूँ यहाँ पे. ओके, तो ये एक आपका इसका एडवांटेज है यहाँ पे कि यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर एक्सपोजर. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कि आप अपना एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे. जो सेकंड यहाँ पे बोलता है कि आप यहाँ पे अपना रिस्क हेज कर सकते हो यहाँ पे. जैसे कि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये फार्मर है और इसने कहा था ये मिस्टर रेड को कि ये सेल करेगा फ्यूचर में यहाँ पे. सो ही वॉज सेलिंग दिस वीट. तो अपने रिस्क को यहाँ पे आप हेज कर सकते हो यहाँ पे. तो ये इसका एक और एडवांटेज है यहाँ पे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ कि आप अपना एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हो. द सेकेंड वन कि आप इसमें अपना रिस्क को हेज कर सकते हो यहाँ पे. जो आपका इस थर्ड एक्सपोजर है वो बोलता है, इफ़ यू रिमेंबर, देखो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले की वीडियोस एक बार आप देख लो. ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट है ये हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं. तो थर्ड पॉइंट बोलता है यहाँ पे, आप अपना फ्लोटिंग ऑब्लिगेशन को, फ्लोटिंग लायबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हो फिक्स लायबिलिटी में. एनी गेस कि हमने ये लास्ट चैप्टर में कैसे किया था? It was with the help of interest rate swap. So interest rate swap में if I am long swap, ये मैंने काम लास्ट क्लास में हमने ये बात करा था, और ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ पे कि अपनी फ्लोटिंग पेमेंट को यहाँ पे हम फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ आपका आपके फ़ायदे वगैरह हैं यहाँ पे. ओके, सिमिलरली जो उसका फोर्थ फ़ायदा बोलता है यहाँ पे, वो बोलता है प्राइस डिस्कवरी.
अब ये एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। सपोज कि आपको प्राइस चेक करना है गोल्ड का, तो आपने गोल्ड का फ्यूचर देख लिया कि गोल्ड का फ्यूचर में प्राइस चल रहा है कितना, तो इस केस में आप फ्यूचर में प्राइस वगैरह एंटिसिपेट कर सकते हो कि प्राइस वगैरह होने क्या वाला है यहाँ पे। तो एक आपको मिल जाता है व्यू पॉइंट कि प्राइस हमारा कितना हो सकता है यहाँ पे। सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज कि ये आपको प्राइस डिस्कवरी में भी आपको हेल्प करता है यहाँ पे। ओके, सो ये इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसमें दिस ऑल्सो हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग कि क्या आपका प्राइस वगैरह हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और इस केस में अगर सपोज अगर आपको लगता है कि आप प्राइस गिरने पे आपको लॉस हो सकता है, तो उसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो पुट ऑप्शन। सो व्हेन यू आर लॉन्ग पुट ऑप्शन यू हैव अ राइट टू सेल। ये हमने पॉइंट लास्ट क्लास में किया था, इट वाज रीडिंग 67। उसमें ये हमने बात करा था कि एक तरह से कि अगर आपने लॉन्ग पुट ऑप्शन हो, अगर आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो एक तरह से वी कैन से कि आपने इंश्योरेंस ले लिया है यहाँ पे। तो इस केस में आप कुछ प्राइस पे करके यू कैन मैनेज योर रिस्क, तो ये भी एक आपका फ़ायदा वगैरह होता है यहाँ पे। ओके, अब जो 6 पॉइंट है यहाँ पे, देखो एक चीज़ होती है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग होता है कि आपने ब्रोकर से शेयर लेके बेच दिया और बाद में जब प्राइस गिरा तो खरीद लिया आपने और ब्रोकर को वापस कर दिया। ओके, तो सो दैट इज शॉर्ट सेलिंग। सो शॉर्ट सेलिंग में अगेन वी विल कवर दिस एट मल्टीपल प्लेसेस, इसको मैं दोबारा बात करूंगा इक्विटी में। बट इन शॉर्ट ये पर्सन ने, लेट्स से कि ये ब्रोकर है ज़ीरोधा, इस पर्सन ने शेयर बोरो करा ज़ीरोधा से और मार्केट में सेल कर दिया। चलो ये देखिए यहाँ पे, सपोज कि ये चार्ट है शेयर्स का, यहाँ पे शेयर पहुँच गया। अब मुझे लगता है कि ये शेयर डाउन जाएगा। लेट्स से कि शेयर है अडानी एंटरप्राइज, अभी प्राइस चल रहा है 3000, तो व्हाट आई एम बेटिंग इज कि ये शेयर डाउन जाएगा। तो मैंने ये जो ब्रोकर है उससे शेयर बोरो करा, सेल करा। ओके, जैसे ही अब लेट्स से, तो जब मैं सेल करूंगा तो आई विल गेट द मनी दैट इज 3000, आई विल रिसीव दिस मनी। एंड सपोज कि मेरा शेयर यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया। अब जब शेयर यहाँ पे पहुँच गया, लेट्स से इट बिकम 2000, जैसे ही शेयर पहुँचा मैंने बाय कर लिया क्योंकि मुझे ये शेयर वापस करना है ब्रोकर को। अच्छा, हम शेयर्स को बाय सेल कहाँ पे करते हैं? एनएससी में। तो मैंने ब्रोकर से शेयर लिया, बेचा, जब और मैंने सेल कराए 3000 पे, और मैंने ब्रोकर को प्रॉमिस करा कि मैं उसको शेयर वापस कर दूंगा। जैसे ही शेयर गिरा 2000 पहुंचा, मैंने बाय कर दिया, तो मेरा पैसा जाएगा और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1000 का। सपोज कि जो ब्रोकर है उसने अपनी चार्ज कर ली फीस वगैरह, 50 फीस चार्ज कर ली, बट स्टिल 950 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग की बात करें कि जब शेयर गिर गया, देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका शॉर्ट सेलिंग होता है। अब क्या होता है कि कई बार शॉर्ट सेलिंग मना होती है कि आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ओके, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपने सपोज कि शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो आई एम नॉट एबल टू डू शॉर्ट सेलिंग। अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट सेलिंग में जब शेयर गिरता है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो उसके लिए आपने क्या करा, आपने शॉर्ट फ्यूचर कर दिया। इस केस में भी सेम ही होता है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका एक ऑपरेशनल एडवांटेज है यहाँ पे। ओके, कि आप उसको शॉर्ट फ्यूचर जाके आप सेम पोजीशन ले सकते हो जो कि आपकी शॉर्ट सेलिंग के टाइम पे थी यहाँ पे। ठीक है, एक जो काफ़ी एडवांटेज है दैट इज ग्रेटर लेवरेज। मतलब कि आप हल्का सा पैसा पे करके आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो। ये काफ़ी होता है फ्यूचर में और ऑप्शंस में, कॉल और पुट दोनों में ये होता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सपोज कि आपने 20 रुपये दिए थे और आप शेयर बाय कर सकते थे रिलायंस का 1400 का। सो जस्ट ये 20 रुपये पे करके आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन बाय शेयर। इफ़ यू रिमेंबर, ये जो एग्जांपल सेम नंबर्स मैंने बात किया था लास्ट वीडियो में, एंड इट वाज रिगार्डिंग कॉल ऑप्शन। तो इस केस में जस्ट ये
ऑप्शन प्रीमियम पे करके आप यहाँ पे इस शेयर में बड़ी पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे। तो ये एक फ़ायदा होता है यहाँ पे, ओके, कि इस केस में यहाँ पे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है लेवरेज, ओके। तो इस केस में यहाँ पे आप मतलब कि आप फिर छोटा पैसा इन्वेस्ट करके आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे। एक और पॉइंट कि इसमें लिक्विडिटी होती है, मतलब कि आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव्स का, इसको इजीली बाय या सेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपके यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह होता है यहाँ पे। अब इस केस में नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका एलओएस बात करता है वो बात करता है आपका रिस्क का। अगर मैं रिस्क बात करूँ, देखो यहाँ पे एक बड़ा अजीब बात है कि यहाँ पे बोला है कि लेवरेज आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लेवरेज में क्या होता है कि आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, ओके। सो इस केस में आप इम्प्लिसिट लेवरेज आपका एक रिस्क भी है, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ओके। सपोज देखो होता कैसे है यहाँ पे, सपोज कि अब लेट्स से कि अगर आप पैसा लेट्स से कि आपने पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करा, ओके। तो लेट्स से कि ये ब्रोकर है, इससे आपने पैसा बोरो करा है, ठीक है। तो लेट्स से 100 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आपने 50 मिलाए, ये लेट्स से मैंने 50 मिलाए और 50 मिलाए ब्रोकर ने। अब इस केस में अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ गई, 110 हो गया, तो प्रॉफिट तो 10 रुपये का हुआ है सिर्फ, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ पूरा मेरा हुआ है। सो इस केस में अगर मैं अपना प्रॉफिट निकालूं, मैंने 10 रुपये कमाया है, लेकिन मैंने पैसे कितने इन्वेस्ट करे थे, ओनली 50, तो माई रिटर्न इज 20% बिफोर द फीस फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द ब्रोकर का इंटरेस्ट। बट अगर लेट्स से यहीं पे अगर 100 का सिर्फ प्राइस 80 पहुंच जाए, इन दैट केस जो मेरा लॉस हो जाएगा, माई लॉस विल बी माइनस का 20, क्योंकि देखो ब्रोकर को मतलब नहीं है प्रॉफिट हो या ना हो। तो इन दैट केस जब लॉस 20 का हो गया फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50, रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ 40% ऑफ योर कैपिटल, मतलब कि तुम्हारा कैपिटल का 40% गायब। तो ये दिक्कत होती है लेवरेज में कि आपका प्रॉफिट बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही साथ में आपका लॉस भी बढ़ा सकता है यहाँ पे, बिकॉज अगर आपका लेवरेज ज़्यादा है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपका लॉस हुआ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं हमेशा कि मार्केट में पैसा बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक दिक्कत है इसके अंदर यहाँ पे कि आप ब्रोकर इसमें आपको कुछ पैसा उधार दे देता है, तो आप बहुत बड़ी पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे। सेकंड, देखो यहाँ पे एक टर्म बात कर रहा है बेसिस रिस्क। देखो ये CFA लेवल 3 का टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, और लेकिन यहाँ पे हल्का सा इसमें डिस्कस करा हुआ है, बट आई विल टेल यू कि बेसिस रिस्क होता क्या है। देखो सपोज लेट्स से कि ये कंपनी है एयर इंडिया, ठीक है। अब एयर इंडिया यहाँ पे प्लेन वगैरह चलाती है। अब एयर इंडिया को अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए उसको ऑयल चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको ऑयल नॉर्मली चाहिए, उसको चाहिए जेट ऑयल या फिर जेट फ्यूल ऑयल। अब इसको तो जेट फ्यूल चाहिए, लेट्स से कि उसके लिए उसने एंटर करा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये पर्सन के साथ में उसने एयर इंडिया ने एंटर करा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद का। और अब इस केस में लेट्स से कि ये पर्सन ने बोला कि ये ऑयल इसके पास जेट नहीं है, इसके पास क्रूड ऑयल है, ओके। सो आपको चाहिए कि आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, आपको चाहिए जेट ऑयल का, लेकिन आपको मिला है सिर्फ क्रूड ऑयल का। मतलब कि मेरा जो रिस्क है दैट इज रिगार्ड्स टू जेट ऑयल, बट इफ आई एम नॉट एबल टू गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द जेट ऑयल, दैट विल लीड टू ए रिस्क, ओके। सो इस केस में इसको बोलते हैं बेसिस रिस्क, मतलब कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है जिसका आपको रिस्क है, क्योंकि अगर जेट फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो जो आपका अंडरलाइंग एसेट है, जो मेरे एग्जांपल में जेट ऑयल था, अगर लेट्स से ये और जो हमारा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला है, सो वी आर गेटिंग ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रूड ऑयल,
तो ये दोनों अगर मैच नहीं खाते, इफ दीज टू आर नॉट इक्वल, दैट विल लीड टू बेसिस रिस्क, कि कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपोजर है और जो अंडरलाइंग आपका आपने वो लिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो अगर सेम नहीं है यहाँ पे, दैट विल लीड टू बेसिस रिस्क। तो ये कुछ आपके रिस्क होते हैं। पहला जो रिस्क था कि लेवरेज का, कि अगर आपका लेवरेज ज़्यादा है तो आपका लॉस बड़ा अमाउंट हो सकता है यहाँ पे। जो सेकंड पार्ट बोलता है यहाँ पे कि आपका बेसिस आपका रिस्क होता है, विच आई टोल्ड यू, कि उस केस में आपका जो आपका एक्सपोजर है दैट इज़ नॉट मैचिंग विद द अंडरलाइंग फ्यूचर। ओके, सो ये दो आपके फिलहाल हमने बात करा है कि उसके रिस्क है। थर्ड जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी का। देखो, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम या तो करते हैं विद द डीलर करते हैं, या हम करते हैं विद द एक्सचेंज करते हैं। अगर मान लो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है विद द हेल्प ऑफ डीलर, ठीक है, मैंने कहा कि मैं फ्यूचर में, लेट्स से मैंने कहा कि मैं फ्यूचर में गोल्ड बाय करूंगा 1 लाख का, तो ये लेट्स से मैं हूं। अब लेट्स से कि मैं कह रहा हूं कि मैं फ्यूचर में गोल्ड बाय करूंगा 1 लाख का, ओके, एंड लेट्स से कि ये पर्सन यहाँ पे फ्यूचर में गोल्ड को सेल करेगा। अब अगर सपोज यहाँ पे सपोज कि गोल्ड की मार्केट क्रैश हो गई, अब मुझे, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 3 मंथ का, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। अब इस केस में अगर मैं निकलना चाहता हूं तो कई बार मैं निकल नहीं सकता, आई कैन नॉट एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन ये एक्सचेंज में पॉसिबल होता है, एक्सचेंज में आप बीच में निकल सकते हो। लेकिन डीलर में, व्हेन यू डीलिंग विद ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि डीलर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा, इफ़ यू रिमेंबर, वो हमेशा होता है फॉरवर्ड का, और एक्सचेंज वाला होता है फ्यूचर का। तो इस केस में अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर फॉरवर्ड है, मतलब विद द हेल्प ऑफ डीलर है, तो कई बार उसमें आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और इस रिस्क को बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, दैट यू आर नॉट एबल टू एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट, आप वहाँ पे एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कई बार आपको दिक्कत वगैरह होती है, क्योंकि जो डीलर पे कई बार काउंटर पार्टी नहीं मिलती। तो इस केस में देखो, अगर मान लो यहीं पे अगर आपका होता फ्यूचर, मतलब एक्सचेंज वाला अगर आपका होता, तो आप इस पर्सन को, लेट्स से कि ये पर्सन सी है, इसको आप बेच के निकल जाते, जो भी आपका लॉस अगेन होता वो फिर आपका बुक हो जाता। सपोज कि यहाँ पे अगर प्राइस 95 पहुँच गया, तो आपका 5 का आप लॉस अब बुक कर देते अपना, आप कहते कि मैं और लॉस नहीं खाऊंगा, और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन लाइक आई सेड कि फॉरवर्ड पे अगर आपको ये पार्टी मिली ही नहीं, तो आपको दिक्कत रहेगा, एंड दिस विल लीड टू लिक्विडिटी का रिस्क। नेक्स्ट जो ये बात करता है वो बात करता है काउंटर पार्टी की। सो जो फोर्थ आपका रिस्क है दैट इज काउंटर पार्टी रिस्क। अब इसी केस में अगर मैं बात करूं, सपोज इसी केस में इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से कि जो ये, लेट्स से कि प्राइस पहुंच गया यहाँ पे 1,40,000 गोल्ड का, ओके, यहाँ पे लेट्स से प्राइस पहुंच गया 1,40,000, एंड उस केस में अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ डीलर है, तो इसने बेचने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे फायदा है 40,000 का और इसको यहाँ पे लॉस है 40,000 का। सो दिस विल लीड टू काउंटर पार्टी रिस्क, कि जो सामने वाली पार्टी है उसने यहाँ पे प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया है यहाँ पे, ओके। उसके अलावा एक रिस्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क, ये फिफ्थ आपका रिस्क है यहाँ पे। ये क्या हो गया, सपोज कि पूरी आपकी मार्केट ही डाउन हो गई है यहाँ पे, जो पूरा उस केस में, तो उस केस में जो डिफॉल्ट है वो आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ओके। तो इस केस में अगर लोग, देखो अगर मैं आपका लैंग्वेज पढ़ूँ करिकुलम का, इट सेज कि अगर लोग एक्सेस स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि लोग बेटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस केस पे अगर लोग गलत प्रूव हो गए, जो उनकी बेटिंग है वो गलत हो गई, तो आपका पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब लोग गलत होंगे तो उनका लॉस होगा, ओके। सो व्हेन दे आर रॉन्ग दे विल सफ़र ह्यूज लॉसेस, उस केस में वो फिर पक्का डिफ़ॉल्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये एक आपको और रिस्क वगैरह आपको होता है यहाँ पे,
ओके, तो ये आपके थे एडवांटेज. ओके, सो इफ आई जस्ट समराइज दिस, आपका एक्सपोजर आप बढ़ा ले सकते हो यहाँ पे, आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, आप फ्लोटिंग पेमेंट को फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको प्राइस की डिस्कवरी होती है कि प्राइस कितना होना चाहिए. देन आप शॉर्ट सेलिंग की बजाय आप शॉर्ट फ्यूचर आप ले सकते हो, और आपका लेवरेज कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. अब लेवरेज के बढ़ने से आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो. देन हमने बोला था कि इसमें जो लिक्विडिटी वगैरह आपका रहता है यहाँ पे, कि आप उसको इजीली बाय या सेल कर सकते हो. यहाँ पे रिस्क लेवरेज रहता है तो आपका लॉस भी आपका बड़ा हो सकता है. बेसिस रिस्क, इस केस में अगर आपको याद होगा, देखो ये एग्जांपल्स है ना, आप बड़ा याद कर सकते हो कि हमारा क्या होता है बेसिस रिस्क, कि जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला, तो मेरे को दूसरा मिला और उसमें मेरे को लॉस हो गया. ओके, एंड फिर हमने बात करा लिक्विडिटी रिस्क, कि आप उससे बाहर नहीं आ पाए. क्योंकि देखो सी, अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी, फ्यूचर में तो बढ़िया रहती है, लेकिन लिक्विडिटी का मेन इशू आपका कहां पर होता है, जब आप फॉरवर्ड या स्वॉप इसमें एंटर कर रहे हो तो आप बाहर नहीं आ पाते हैं यहाँ पे. तो ये कुछ आपके कहीं ना कहीं आपके ड्रॉबैक थे यहाँ पे. फर्दर इसके अंदर नेक्स्ट यहाँ पे बात करता है यहाँ पे डेरिवेटिव्स यूज बाय इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स के लिए डेरिवेटिव्स कैसे काम आते हैं, जो नेक्स्ट मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, डेरिवेटिव यूज बाय इन्वेस्टर्स. ओके, अच्छा जी, आई विल हाईली एडवाइज कि देखो सी, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता हूँ या फिर कुछ एग्जाम्पल बनाता हूँ तो उसको प्लीज़ बुक पे लिख लेना यहाँ पे. ओके, सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको आप लगातार कॉपी करते रहोगे. ओके, सी सपोज देखो ये पर्सन है, ठीक है. अब लेट्स से कि इसको लगता है कि लेट्स से सिल्वर ऊपर जाएगा, ठीक है. तो इस केस में इसने कहा कि मैं फ्यूचर में सिल्वर को बाय करूंगा, और इसने कहा कि मैं फ्यूचर में उसको सेल करूंगा यहाँ पे. ओके, सो इस केस में ये दोनों ने यहाँ पे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और 3 महीने बाद लेट्स से कि 1,20,000 का ये बाय करेगा, ठीक है. तो ये बाय करने वाला है और ये सेल करने वाला है. यहाँ पे इन्होंने पहले ही प्राइस फिक्स कर लिया, जो कि हम कई बार बात कर चुके हैं यहाँ पे. अब इस केस में फ़र्क क्या है, अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NSE, देखो उसमें क्या होता है, उसमें तुमको जमा करना पड़ता है मार्जिन. ओके, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डीलर कर रहे हो, तो उस केस पे नो मार्जिन. ओके, सो उस केस पे आपका मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो यहां पे कुछ पैसा आपका जाता नहीं है. तो इस केस में आप बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे आप यहां पे अपनी पोजीशन ले सकते हो. तो ये एक यूज है आपका इन्वेस्टर्स का. ओके, सो यू कैन बाय फॉरवर्ड, यू कैन बाय सिल्वर फॉरवर्ड, और आप बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे एक पोजीशन ले सकते हो, और अगर आपका जो बेट है वो सही हुआ तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा लोगे यहाँ पे. ठीक है. सेकंड, अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीटेशन ही है कि आप अपनी फ्लोटिंग लायबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हो फिक्स लायबिलिटी में यहाँ पे. ओके, एंड लास्टली यहाँ पे ये बोलता है यहाँ पे कि अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना है तो वो आप इजीली बढ़ा सकते हो. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात किया था. उस केस में हमने कहा था कि अगर आप लॉन्ग फ्यूचर जाके या आप कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन का यूज करके यू कैन इंक्रीज योर एक्सपोजर. ओके, और अगर आपको अपना एक्सपोजर कम करना है तो आप शॉर्ट फ्यूचर करके या कहीं ना कहीं आप पुट ऑप्शन लेके आप अपना एक्सपोजर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. तो ये कुछ आपके यूज़ वगैरह हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स. थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग था ऑनेस्टली, दैट इज़ यही था इसके अंदर यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे. ठीक है, उसके अलावा एक छोटे मोटे पॉइंट है, मैं वो एक बार बता देता हूँ. ओके, सो एक बात करता है हेज अकाउंटिंग का. ये भी अगर आप चेक करोगे ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हेज अकाउंटिंग. सो व्हेन आई से हेज अकाउंटिंग, ठीक है. अब इस केस में क्या होता है, सपोज कि कंपनी है. ओके, कंपनी अगर मान लो कि उसने इस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करा एंड द कंपनी लेट्स से एंटर इनटू ए लेट्स से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट.
सपोज कि कंपनी ने अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, लेट्स से कि कंपनी हमारी कैलॉग्स है, तो कैलॉग्स कंपनी कह रही है कि ये फ्यूचर में कॉर्न वगैरह बाय करेगी यहाँ पे। ओके, अब इस केस में अगर कैलॉग्स कंपनी सिंस वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रही है, कि कंपनी बोल रही है कि वो यहाँ पे कॉर्न बाय करेगी लेट्स से 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब इस केस में यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही है तो एज पर IFRS या फिर US GAAP, देखो ये हमारे हैं रिपोर्टिंग के, व्हेन आई विल कवर FSA ना, तो मैं ये पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है हमारा IFRS और क्या होता है हमारा US GAAP। अभी के लिए बोल लो कि कंपनी कभी भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, दैट इज़ ऑलवेज एज पर IFRS, ये हमारा होता है यूरोप में, और US GAAP हमारा होता है USA में। तो इस केस में ये बोलता है कि कंपनी जब अपनी हेज अकाउंटिंग करती है यहाँ पे, ओके, तो उस केस में कंपनी अपनी बैलेंस शीट में उसको रिपोर्ट कर सकती है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को और इसके प्रॉफिट या लॉस को। इसको बुलाते हैं हेज अकाउंटिंग। सो इफ द कंपनी इज ट्राइंग टू हेज इट्स रिस्क एंड इफ लेट्स से दे आर अलाउड टू शो उसका प्रॉफिट या लॉस एज पर IFRS या US GAAP, प्रोवाइडेड कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये एप्लीकेबल है एज पर IFRS या US GAAP, मतलब कि ये उसको अलाउड करता है यहाँ पे। सो इस टर्म को इसने ना बोला है हेज अकाउंटिंग, कि मतलब कि अगर आप अपने रिस्क को हेज करने के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में उसको रिपोर्ट कर सकते हो। देखो नाम से देखो, हेज अकाउंटिंग, अगर आप हेजिंग कर रहे हो उसके लिए आप उसको अपनी बुक्स में, अकाउंट्स की बुक में उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और इसको नाम दिया गया हेज अकाउंटिंग यहाँ पे। ओके, तो ये आपका लास्ट टॉपिक मेरा, सो आई थॉट कि ये मेरा रह गया तो मैं इसको कवर कर देता हूँ यहाँ पे। सो आई हैव कवर दिस। ओके, या थोड़ा सा टॉपिक थियोटिकल था टू बी ऑनेस्ट, बट यू नीड टू डू ऑल द टॉपिक्स, कोई आप ऐसा मिस नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट डे मैं रीडिंग 69 कवर करूँगा यहाँ पे। सो आई विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँ यहाँ पे, और मैं ये सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू करता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।